हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 30 डेज की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2023 में, तो उसके लिए हम लोग चला रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही सॉल्व करे, बट प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन थे, अगर हमारे पास में 28-30 क्वेश्चन, 35-35 37 के राउंड में क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो उस पर अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना। हर ऑप्शन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोगों ने हर ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोगों ने NCERT 11th की थी पिछले क्लास में, 5th क्लास में, और आज हमारा 6th क्लास है। तो उसमें हम लोग जो कल कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके बाद 12th के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको अकाउंटेंसी में मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो साइंस और आर्ट बैकग्राउंड से हैं, तो उनको दिक्कत होती है। उनको अगर मैं नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज़ एसेट्स, व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट, व्हाट इज़ लायबिलिटीज, व्हाट इज़ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जो अकाउंट के हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन जो अकाउंट सेक्शन से नहीं है उनको भी मुझे कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि जो साइंस एंड आर्ट के हैं वो अगर इतना करके जाते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन को कभी इग्नोर ना करो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए। हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर जैसे कोई ऑप्शंस का क्वेश्चन पूछ दिया तो आप ना बना पाओ, ठीक है ना। तो आपको प्रिपरेशन उस तरह से करनी है कि एक एक वर्ड आपको याद करनी है। जब मैं 3 वीडियो ही आपको बोल रहा हूँ करने को, तो आप 3 वीडियो, अगर आपको इस 3 वीडियो के बाद टाइम मिलता है, लोग पूछते हैं कि सर क्या ये इनफ है? इनफ करके कुछ नहीं होता है। यू आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, तो UPSC में इनफ करके कुछ नहीं होता है, और कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो तो इनफ करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें जो है इतनी करनी होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, NCERT करने होते हैं। तो मैंने अकाउंट में कोशिश की है कि, और मुझे वैसे क्वेश्चन डालने हैं जो लोगों को समझ में भी आए। मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं डाल सकता ना कि आपको एक क्वेश्चन समझाने में, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में, 3 क्वेश्चन में आपको 20-25 मिनट लग गए। फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो क्वेश्चन 30-40% लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पढ़ानी है जो लोगों को समझ में ना आए। कुछ लोग हैं जिनको पहले से आती है अकाउंट, या उन्होंने अकाउंट बहुत पहले से पढ़ी है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है। बट आप उनको भी तो कंसीडर करो जो इनको अकाउंट की कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और जो EPFO है उसमें तो आपको जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इतने आसान है, ऐसा नहीं पूछेंगे। APFC में है जो ऑडिटिंग वगैरह के पार्ट हैं, तो उसमें आपको क्रेडिट टर्म वगैरह वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लीफो फीफो पूछ सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना, नहीं आएगा तो आप अकाउंट बैकग्राउंड के हो तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज वैसे भी आप उस पर दिमाग लगा करके अपना टाइम वेस्ट करोगे। 120 क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा नहीं। आपको कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगेगा कि टफ, तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम है आपके पास में तो NCERT करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। NCERT खत्म हो जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप CA वाली कोर्स कर सकते हो, बट उतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें आप जानो, उससे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है दैट्स गुड, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसको इग्नोर करेंगे। कोई आइडिया ही नहीं है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये जो बड़ी टर्म है, ये बहुत बड़ी टर्म है। इसको अगर कोई इंसान अगर 3 साल के BCom, 2 साल के ICOM में पढ़ता है, और आप चाहते हैं उसको कि 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास या एक मैराथन सेशन में कंप्लीट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जितनी पॉसिबल है वो हमने किया है। दिस वन इज़ द लास्ट क्लास अकाउंट पे। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ नया यूजफुल लगेगा, जो लगेगा इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे या PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट आप इतना करो, ठीक है। मुझे लगता है कि जो लोग साइंस आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनके लिए इतना करने से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। इनकी PDF आपको पहले ही प्रोवाइड हो चुकी है, तो PDF आप लोगों को मिल गई है। PDF में 1-2 जगह मुझे कहीं से मैसेज आए थे कि कहीं पे कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ और है और ऑप्शन में कुछ गलत हो गया है। तो वो तो आप इतना तो समझदार हो ही, है ना, कि अगर मान लेते हैं कि किसी में अगर ऐसा हो गया है ऑप्शन की B डाल दिए है बट उसका एक्सप्लेनेशन कुछ और दिया हुआ है, तो आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। गलती से ये हो सकता है कि टाइपिंग में कुछ एरर हो गया हो, है ना, तो वो उतना तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो भी सबसे आसान क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इफ़ द टोटल एसेट्स आर ₹3,35,000, एसेट्स जो हैं, कुल संपत्ति आपकी कितनी है? 3,35,000 है। और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, मतलब कर्जा जो है आपका, है ना, जो किसी को देना है
है ना। हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज कल पढ़ा था कि एसेट्स वो होता है जो हमारे पास होती है, जो संपत्ति है दैट्स एसेट, और लायबिलिटीज होता है जो हमको कहीं पे देना है ना। जैसे आपने कर्जा लिया तो आप पूछ रहा है कि जो भी पार्टनर्स हैं, है ना, सो पार्टनर्स की कैपिटल पूंजी कितनी बचेगी। तो ऑफकोर्स अगर 3,35,000 रुपया एसेट्स हैं, उसमें 35,000 रुपया लायबिलिटीज़ है, तो आप लायबिलिटीज़ को पे करोगे। तो लायबिलिटीज़ को पे करोगे तो 3,35,000, ठीक है, माइनस ये 35,000 विच इज़ 3,00,000। इस टाइप के क्वेश्चन में भी लोग गलती कर रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन पूछी थी, इस एसेट्स और लायबिलिटीज़ में भी गलती कर रहे हैं। सारे एसेट्स को जोड़ना है, लायबिलिटीज़ को सारे जोड़ करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैपिटल होता है ना, उसमें भी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होनी चाहिए। सो आंसर हो गया 3,00,000, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हम लोग ना पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपको अगर मैथमेटिक्स आती होगी तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि पार्टनरशिप आपके 12th के सिलेबस में है ना। तो इसको आप समझो कि मान लेते हैं कि कोई पार्टनरशिप है, पार्टनर्स है मतलब कि कोई दो लोग मिलकर के आप कुछ खोल रहे हो, ठीक है ना। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब ए और बी की जो प्रॉफिट रेशियो है वो 3:1 है, मतलब एक को 3 मिलेगा, एक को 1 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब क्या होता है कि ए बी तो पहले से है, ठीक है, अब इसमें सी को नया एडमिट कर रहा है, ठीक है, और बोल रहा है सी को कि भैया हम आपको बाद में ना 1/4 प्रॉफिट देंगे, ठीक है। अब आप बोल रहा है, ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, तो अब शेयरिंग जब ए बी सी तीनों हो गया तो ये जो 1/4 देगा तो ए और बी में अपना खुद का देगा ना, अपने खुद का ही सेक्रीफाई करेगा ना ये, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इसमें पूछ रहा है कि नया क्या होगा। देखो अब इसमें सी की जो शेयर हो जाएगी, सी को हमने प्रॉमिस किया है कि भैया आपको जो भी प्रॉफिट होगी लास्ट बाद में उसमें 1/4 देंगे, ठीक है। तो सी का प्रॉफिट, तो अब बचा कितना, तो जितने हमारी प्रॉफिट होगी, है ना, उसमें 1/4 सी को दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इट्स 3/4, मतलब 3/4। अब इस 3/4 में ए को भी मिलेगा और बी को मिलेगा, और ए बी पहले से अगर मान लीजिए सी को कुछ देगा तो सी देगा तो उसमें से ए का भी पार्ट जाएगा, दो बी का भी पार्ट जाएगा, ठीक है। सो अब 3/4 जो पार्ट बचा उसमें से ए और बी को कितना मिलेगा वो हम लोग को निकालना है। सी, सो ए को कितना मिलेगा 3/4, ठीक है, 3/4 है पार्ट हमारा बचा हुआ है, 3/4 बचा हुआ है शेयर, है ना। अब क्या है, ये जो है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/1, मतलब ए को जो मिलेगा वो 3/4 मिलेगा और बी को जो मिलेगा 1/4 मिलेगा। इतना तो आपको रेशियो पता होगा, है ना। इसका मतलब ए बाई बी का 3:1 है, इसका मतलब ए को जो मिलेगा वो 3/4 मिलेगा और बी को, मतलब 4 रुपये हैं तो ए को 3 रुपये मिलेंगे और बी को 1 रुपये मिलेगा। क्लियर। तो अब ये 3/4 अगर है ना, अब x मान सकते हैं 3/4, x टोटल पर हमारे पास में बचा हुआ है, तो इसको a को कितना मिलेगा इंटू 3/4 और b को कितना मिलेगा, इट्स 3/4 का 1/4, ठीक है, जितना पैसा होगा उसका ऐसे ही मिलेगा। सो a को मिल गया 9/16 पार्ट मिलेगा, 9/16 पार्ट, और इसको मिलेगा 3/16 पार्ट, और c का तो 1/4 है ही। सो 1/4 को वी कैन राइट 4/16, ठीक है ना, सबके डिवीजन में 16। तो अब पूछ रहा है कि नया क्या होगा, ए को मिलेगा 9/16, बी को मिलेगा 3/16 और सी को मिलेगा 4/16, सीधा आंसर। होप आपको समझ में आएगा। सी की शेयर हमारी इतनी है तो हमारे पास सी को हम 1/4 दे दिए, है ना। हमने बताया कि 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगी सी को बोला कि तुम एडमिट करोगे तो जो भी प्रॉफिट होगी उसके 1/4 हम तुमको दे देंगे। तो 1/4 दे देंगे तो भाई हमारे पास क्या बचेगा 3/4। अब उस 3/4 में ए बी दोनों के बटेंगे तो किस रेशियो में बचेंगे 3:1 में, क्योंकि उन्होंने पहले से 3:1 में थे, है ना। ये जो 1/4 जो भी होगा वो तो दोनों में से कटेंगे ना, ए और बी दोनों में से कटेंगे, है ना, इक्वली 3:1 की रेशियो में ही कटेंगे। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए की 9/16, बी की 3/16, सी का 4/16। देखो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो डिस्कशन वाले में, ठीक है। अगर आप डिस्कशन वाले में तो कोई ना कोई आपको एक्सप्लेन कर देगा, है ना, नहीं तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अब क्या है कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1, ए और बी जो फिर से 3:1 में शेयर कर रहे हैं। नाउ सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/शेयर, फिर ये पहले ही वाला क्वेश्चन की तरह हो गया कि सी अब एडमिट हो रहा है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा ए एंड बी का, मैंने आपको तभी बोला था कि क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ए को और बी को ये 3:1 है, मतलब ए और बी का रेशियो जो है 3:1 है।
मीन्स क्या हुआ कि ए को मिलता है 4 में से 3 और बी को मिलता है 1 में से 4। ठीक है, तो अब ये जो है ए को बी को, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को भी हम ऐड करेंगे, नया पार्टनर अगर लाएंगे, तो इसके वैल्यू तो कम होंगे ना। समझ में आया? अगर 400 रुपया हम बिजनेस में प्रॉफिट हो रही है, ए को मिल रहा है 300, ठीक है, बी को मिल रहा है 100 रुपया। अगर हम सी को बुलाए और बोले कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम 1/4 तुमको देंगे, मतलब सी को आपने तो प्रॉमिस कर दिया कि भाई 400 होगा तो हम 100 रुपये तुमको दे देंगे। तो अब ये 100 रुपया किस में से जाएगा? ए में से जाएगा, बी में से जाएगा। दैट्स अ सैक्रिफाइस रेशियो, कि इसकी प्रॉफिट में से अगर कोई नया पार्टनर होगा उसको कुछ पैसा मिलेगा। दैट्स अ सैक्रिफाइसिंग। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा कि जो ओल्ड था, पहले 300 मिलने वाला था, अब कितना मिलेगा जब ये सी आ जाएगा, तो दैट्स अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए, सो ए को पहले कितना मिलने वाला था? 3/4। बी को मिलने वाला था 1/4। जब सी आया, ठीक है, जब सी आया तो सी को कितना मिल रहा है? देखिए आप, सी को मिल रहा है 1/4। ठीक है, तो सी को मिला 1/4। अब हम लोग पीछे जो कैलकुलेट की थी वही करनी है। तब जब ए का पुराना 3/4 था, है ना, इसमें मैंने डाटा सेम लिया है कि आपको समझने में दिक्कत ज़्यादा ना हो। ठीक है, और ये 1/4 था पहले ओल्ड के समय में। ठीक है, जब नया हुआ, जब नया पार्टनर आ गया तो क्या हो जाएगा? इस 3/4 का, है ना, 3/4 का ये 1, देखो सी को 1/4 मिल गया, है ना, पीछे जैसे हम लोगों ने किए थे। तो ए और बी को कितना मिलेगा? 3/4 पार्ट। 1/4 पार्ट तो ये ले गया प्रॉफिट का। सो इसको अब मिलेगा कितना? 3/4। अब उस 3/4 में ए को कितना मिलेगा? इट्स 3/4 इंटू 3/4, है ना, ए की पार्ट 3/4 है। और ये कितना मिलेगा? 3/4 का 1/4 पार्ट, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 बी लेता है ना। ए और बी में ऐसे रिलेशन है, ए और बी में, समझिए आप इस बात को, कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 3/3:1 में बांटेंगे। क्लियर? ए और बी को पास जितना प्रॉफिट होगा उसको 3:1 में बांटेंगे। सो सी को जब 1/4 दे दिए तो ए और बी को बचा 3/4, और जब ए और बी को 3/4 बचता है, सो नया हो जाएगा ये 3/4 का इंटू 3/4, इट्स अ 9/16 पार्ट, और ये 3/16 पार्ट, 3/16 पार्ट। तो पहले हमारा क्या था? ओल्ड में जो था 3/4 था, नया में हो गया 9/16। सो ओल्ड माइनस न्यू अगर करते हैं ए के लिए तो क्या हो जाएगा? ये 3/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इंटू 4 कर देते हैं, 12/16, है ना, सब्सट्रैक्शन में सही होगा इसलिए, है ना। सो ये 3/16 हो गया। और बी का क्या हो गया? ओल्ड माइनस न्यू, पहले कितना मिलने वाला था? 1/4, तो 1/4 को हम 4/16 लिख देते हैं। और अब कितना हो गया? 3/16। जब ये आ गया सी तो क्या मिला हमें? 1/16। नाउ ये तो हो गया सेक्रीफाइस, इतना करना पड़ा, मतलब पहले जितना मिलता था उससे 3/16। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलेगा तो क्या बोलेंगे? ए का जो नया वाला है सेक्रीफाइस है, ए की सेक्रीफाइस कितनी है? 3/16। बी की सेक्रीफाइस कितनी है? 1/16। सो आंसर क्या हो जाएगा? 3:1। तो इस पर अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, ये आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि अभिषेक, रजत एंड विवेक, है ना, अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। 5:3:2 के रेशियो में अब विवेक रिटायर कर जाता है। ठीक है, सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रजत विल बी। देखो, विवेक रिटायर कर जाता है, अब कोई पार्टनर रिटायर कर गया तो अपने हिस्से का लेके चला जाएगा। तो अगर एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर अपने हिस्से का लेके चला जाएगा तो अभिषेक और रजत का जो होगा वो तो रह ही जाएगा। विवेक अगर रिटायर कर गया, मान लेते हैं कि जो भी पैसा होगा, ठीक है ना, जैसे आप 5, 3, 8, 2, 10, 5/10 मिलेगा, अभिषेक का पार्ट होगा। इसके बाद रजत का कितना पार्ट होगा? 3/10, और विवेक का पार्ट कितना होगा आपको? 2/10। अब मेरा कहना है कि अगर ये पैसा लेके भी चला जाता है, विवेक अगर अपना पूरा पैसा रिटायर कर गया, वो सारा पैसा लेके रिटायर कर गया या डेथ कर गया, कुछ भी ऐसा होता है, विवेक हट गया। सो विवेक हट गया तो इस जो भी बचेगा हमारा, ठीक है ना, जो भी उसकी रहेगी वो तो 5:3 में ही होगा। क्लियर? जो अभिषेक रजत का है वही रहेगा। अगर मान लेते हैं कि विवेक पैसा सारा छोड़ के चला जाता है, एक सेकंड के लिए आप मानो कि विवेक पूरा पैसा दे के चला जाएगा, तो जो पैसा देगा वो भी तो इसी रेशियो में बटेगा। क्लियर?
ठीक है ना। तो जो जैसा ऐसा पहले होगा, है ना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक और रजत जो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। अगर पूछता अभिषेक रजत छोड़ दिया अभिषेक विवेक में तो 5:2 हो जाता। अगर बोलता अभिषेक छोड़ दिया है तो रजत विवेक में क्या होगा, तो 3:2 हो जाता। होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर विवेक जा रहा है, अगर वो अपनी पूंजी लेके जा रहा है तो ठीक है वो चला गया, लेकिन तब जो अभिषेक और रजत के बीच में जो चल रहा होगा कि भाई तुमको इतने मिलेंगे उतना ही चलेगा, 5:3 ही चलेगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक्सप्लेनेशन है आपको, ठीक है। न्यू शेयर जो होता है, ओल्ड शेयर जो आपका है और जो जा रहा है उसके जो शेयर होंगे वो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वेयर 2:1। 3 आदमी का शेयर का बात कर रहा है कि जो राजेंद्र का और सतीश का और तेजपाल का 2:1 है, ठीक है, ठीक है। अब द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3/2। अब ये बता दिया कि भाई सतीश के रिटायरमेंट के बाद चेंज हो गया, कुछ नहीं दिया था तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब सतीश के रिटायरमेंट के बाद ये 3/2 हो जाता है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो ये आपको गेनिंग रेशियो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो जो होता है, ठीक है ना, नया शेयर, अगेन गेनिंग रेशियो में से कितने हुए, नया शेयर में से माइनस ओल्ड शेयर, मतलब नया शेयर में आपका कुछ चेंज हो गई, है ना। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि देखो इसमें अगर बात करें तो राजेंद्र का क्या होगा, राजेंद्र की शेयर कितनी होगी, राजेंद्र को 2/5 मिलेगा, 22415। सो राजेंद्र का पार्ट कितना है, 225। सतीश का पार्ट कितना है, 2/5। और कितना है, तेजपाल का जो पार्ट है वो 1/5 मिलेगा पहले से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। अभी सतीश रिटायर हो रहा है तो बोल रहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद इसका क्या हो जा रहा है कि जो सतीश रिटायर कर रहा है तो राजेंद्र और तेजपाल की जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। राजेंद्र और तेजपाल का मतलब राजेंद्र का हो जा रहा है, पहले कितना था 2/5 और तेजपाल का 1/5। अब क्या हो गया, इट्स अ 3/5 राजेंद्र का हो गया और तेजपाल का इसमें है ना 2/5 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, तो आप राजेंद्र कितना गेन कर रहा है, सो गेन बाई राजेंद्र, गेन बाई राजेंद्र कितना हो जाएगा 2/5 माइनस, अब कितना हो गया 3/5, सॉरी, तो 3/5 मतलब ज़्यादा बढ़ गया, सो 3/5 माइनस 2/5 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। पहले था 2/5 अब बढ़ गया है, नया रिटायर करने के बाद ये 3/2 हो गया तो ये 1/5 हो गया। और गेन बाई तेजपाल कितना होगा, तेजपाल कितना होगा 2/5 अब हो गया है, पहले तो कम था 1/5 तो 1/5। तो अगर रेशियो इसको बोलेंगे तो ये गेन ये कर रहा है ना, मतलब रिटायरमेंट कर रहा है तो गेन कर गया। और अगर मान लेते हैं वहाँ पे किसी और को कोई हट रहा है तो गेन हो रहा है, और कोई जा रहा है तो सेक्रीफाइस, समझ में आया। तो ये हो गया आपको, ठीक है। सो 1/5 अगर गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, सो ए का आर का गेन डिवाइड बाई टी का गेन, सो द आंसर इज 1:1। होप आपको समझ में आएगा। तो मैंने सारी गेनिंग रेशियो भी बता दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बता दिया, ठीक है, ये गेनिंग रेशियो होती है। अब क्या कहता है कि ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, एक फॉर्म में पार्टनर है। अब इफ डी इज एडमिटेड, अब डी नया आ रहा है, पार्टनरशिप में एक नया ऐड हो रहा है। अच्छा, आपको पता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनर एंड व्हाट इज फॉर्म, ठीक है। सो पार्टनर जो होता है, पार्टनर वो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो पार्टनरशिप हुई 3-4 लोग हुए, है ना, सो इंडिविजुअली जो होगा वो पार्टनर होगा, मतलब 5 लोग मिल रहे हैं तो 5 पार्टनर हो गए, और कलेक्टिवली अगर वो पाँचों पार्टनर को कर देंगे तो फर्म हो जाएगा, ठीक है। सो ए इज पार्टनर, बी इज पार्टनर, सी इज पार्टनर, ये तीनों मिलकर के बनाया एक पार्टनरशिप, ठीक है, कि भैया हमको बिजनेस करना है साथ में और बिजनेस प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे, है ना। और ये जब कलेक्टिवली बात करेंगे तो ये बन गया फर्म, ठीक है। अब डी को नया पार्टनर ऐड कर रहा है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। देखो हम लोगों को ये जानना है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि पहले क्या था, पहले कुछ और था, है ना। अब क्या हो गया कि नया पार्टनर बन गया, तो जैसे मान लीजिए किसी का एडमिशन होता है, मतलब एडिशन होती है, कोई भी नया पर्सन को आप ऐड कर रहे हो कंपनी में, मतलब आप क्या किए, पार्टनरशिप डीड बना लिए, ठीक है ना, या आपने कुछ बात कर लिया कि हाँ भैया ऐसे ऐसे प्रॉफिट को शेयर करनी है। अब नया कोई पार्टनर आया, या तो एडिशन होगा या
रिटायरमेंट किसी का हो गया, है ना, रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गया, है ना, या अब आप लोग खुद में कह दिया कि भैया देखो मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ या मैं ऐसा पूंजी लगा रहा हूँ तो प्रॉफिट शेयरिंग अब ज़्यादा कम होगा, है ना। सो प्रॉफिट शेयरिंग को बांटना है। तो ऐसा करने के में हमेशा रिकंस्टिट्यूशन होता है जो, ठीक है। सो ओल्ड पार्टनरशिप जो होगा वो नया से फिर से बनेगा, ठीक है। कब पार्टनर एडिशन हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ पार्टनर। तो डिजॉल्व नहीं होती है फर्म। फर्म समझ गए क्या होता है, वो सारा पार्टनर मिलकर के जो कलेक्टिवली पूरे पार्टनर को बोलते हैं फर्म। फर्म डिजॉल्व नहीं होगा, है ना। और ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व नहीं, डिजॉल्व करके कुछ नहीं होगा, वो तो वैसे ही रहेगा। बस क्या कहते हैं, फिर से बन जाएगी, जो पहले थी रेशियो वो चेंज हो जाएगी। सो ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो लोग नए हैं। सो पार्टनरशिप, दो या दो से लोग अगर ज्वाइन करते हैं किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और उसमें जितने भी पर्सन होते हैं उस बिजनेस में उसको बोलते हैं पार्टनर, और कलेक्टिवली उसको बोलते हैं फर्म, ठीक है। अब पार्टनरशिप जो होती है वो एग्रीमेंट होती है, सारे पार्टनर्स जो होते हैं उसके बीच में एग्रीमेंट होती है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है कि हम लोग की बहुत फेथ है तो ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओरल लीगली वैलिड नहीं होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में राइटिंग में करता है कोई, ऐसे देखो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आप पार्टनर है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप राइटिंग में करो, ठीक है ना। ये ज़रूरत नहीं है कि राइटिंग में, तो आप ये बात याद रखना कि ऐसा अगर पूछे कि पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि एग्रीमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं कि राइटिंग में हो, ठीक है। लेकिन अगर राइटिंग में होगा तो उस एग्रीमेंट को बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ठीक है। सो ये पार्टनरशिप डीड हो जाएगा, है ना। और अगर इस डीड को चेंज करना है तो आपको लेने पड़ेंगे कॉन्सेंट हर पार्टनर से, है ना। ऐसा नहीं कि आपका मन हुआ आप चेंज कर दिए, है ना। इसके बाद एक होती है गुडविल। गुडविल जो होता है इंटेंजिबल एसेट होती है, ये भी एसेट होती है। एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, दैट्स अ गुडविल। गुडविल है जैसे कि मतलब कि ब्रांड हो गया, है ना, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है बट वो मार्केट से खरीदती है, जैसे सू की कंपनी हो गई, है ना। सू मार्केट से खरीदती है और अपना थप्पा लगाती है और बेच देती है, तो वो गुडविल भी होती है, उसकी भी कॉस्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी बहुत दिन से चल रही है और आप चाहोगे कि हम अभी आ गए, ठीक है ना, तो उसने इतना मेहनत किया, उसने एक जो आप 10 साल लगेगा जिस चीज़ को आपको बनाने में, गुडविल बनाने में, उसको आपको जो है अच्छा सीधे मिल गया, है ना। बैठे बैठे उसमें आप अगर पार्टनरशिप बन गए तो आपको बैठे बैठे मिल गए, तो उसकी भी कोई कॉस्ट होती है, ठीक है, दैट्स अ, ठीक है। तो गुडविल हो गया इंटेंजिबल एसेट। सो जब कोई पार्टनर ऐड होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस मतलब वैल्यू ये की जाती है, और वैल्यू उसको क्या कहते हैं, उसको पेमेंट करना पड़ता है या उसके अकॉर्डिंग से पे करना पड़ता है पैसा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल के लिए गुडविल कॉस्ट होती है ना, ठीक है। सो उसी अकॉर्डिंग जो है सो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट में उसका शेयर होती है, ठीक है। क्योंकि अब आप देख लीजिए, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स फॉर गुडविल सो दैट न्यू पार्टनर्स विल नॉट एक्वायर अ शेयर इन दैट प्रॉफिट विच द फर्म अर्न्स बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। अपने गुडविल के कारण जो पैसा कमाती है, अर्न बिफोर एडमिशन विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट फॉर द सेम। मतलब क्या है कि देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लें कि नया पार्टनर आया, ठीक है, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि चलो भाई हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम बहुत पहले से इसको बना के चल रहे हैं, या आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसमें, ठीक है ना। क्योंकि जो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर को नहीं तो बोलेगा कि चलो हम प्रॉफिट में तुमको कम पार्ट देंगे, अगर बराबर करना है तो तुम उतना पैसा यहाँ पे ज़्यादा दो, तब हम लोग ये करेंगे, है ना। क्योंकि तुम्हारे आने से पहले, है ना, हमने जो कमाए हैं, है ना, ठीक है ना, उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। सो वो हो गया गुडविल, आप बहुत सुनते होंगे। अब क्या है कि अब ये जो है सो हम लोग कल भी पढ़ा था, है ना, कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि शेयरिंग रेशियो क्या होता है। मान लीजिए कि पार्टनरशिप में डीड में ये लिखा ही नहीं हुआ है कि प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो इक्वली शेयर कर देंगे पार्टनर के बीच में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है ना, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इशू, ठीक है। सो नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई हिम। वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड कर रहा है उसको राइट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो कोई इंटाइटल तो नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि भैया अगर आप कैपिटल पूंजी लगाओगे तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे तो मिल जाएगा, है ना।
सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इशू। अगर कुछ नहीं लिखा है उसमें तो नहीं मिलेगा कैपिटल पे इंटरेस्ट। ड्राइंग हमने बताया था कि अगर कोई खुद से मतलब पैसा निकाल रहा है ना, सो नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर। कोई पार्टनर खुद पैसा निकाल लेता है खुद के यूज के लिए तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो उस पर है ना, अगर डीड में मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का हम लोगों ने पढ़ा था कल भी, 6% पर एनम है ना मिलेगा। इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट ऑफ एट द रेट ऑफ 6%। इसके बाद अगर मान लीजिए फर्म का कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपको प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। क्लियर? अगर प्रोविजन नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर प्रोविजन है कि हाँ इतने सैलरी मिलेंगे तो मिलेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन यह है, अब इतना समझ गए। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट अ रेट ऑफ कितना है, ठीक है। सो ये कितना था आपको 6% पर एनम, 6% था सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या 12% सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या है, सो आप इसको ठीक से समझना है, 6% देख करके इसको लगाना नहीं है आंसर। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, पार्टनरशिप इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड है नहीं तो कैपिटल पे इंटरेस्ट। आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। जो वो पैसा लगाता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यही पूछ रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना, नो मिलेगा। तो ये तीनों गलत हो गया, तो आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड टू शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म। अब देखो आपको पार्टनर है तो उसमें इसमें क्या है, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड मतलब क्या कोई पार्टनर है, मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है तो सी को लॉस नहीं देना होगा, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, सो पार्टनरशिप में जो आप डीड बनती है तो वहाँ पे बात करता है डीड में ही लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो पता ही है कि इक्वली आपको रिस्पॉन्सिबल हो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट लॉस में क्या परसेंटेज होगी तो इक्वली आपको लॉस देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस डीड में लिखा हुआ है, डीड मीन्स एग्रीमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि इतना 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 के रेशियो में देना है, तो या अगर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ओपन कर रहे हो कोई बिजनेस तो एक बंदा है तो उसको वो आपके साथ लेट अस एज्यूम कि वो शामिल नहीं होना चाहता, बोलोगे चलो ठीक है प्रॉफिट होगा तो हम तुमको देंगे और लॉस होगा तो हम तुमसे नहीं लेंगे, ठीक है, वो डर रहा है कि हमारा कहीं लॉस हो जाएगा। तो ऐसी अगर एग्रीमेंट बन गई तो एग्जेम्प्टेड भी हो सकता है, तो उसको नहीं भी देना पड़ सकता है। ये भी बोलेगा कि ठीक है प्रॉफिट होगा तो हम तीनों बांटेंगे लेकिन लॉस होगा तो तुमसे नहीं लेंगे, क्योंकि सी बेचारा डर रहा था, है ना, कि हम जाएंगे पता नहीं लॉस होगा कहाँ से पैसे आएंगे। तो ऐसी अगर पार्टनरशिप डीड में बन गई तो ऐसा किया जा सकता है, एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ के बनाना है, क्योंकि सीधे आप देखोगे कि सीधे इक्वली मारना है ना, तो आंसर क्वेश्चन आंख बंद करके नहीं देना है, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, जो काम कोई एक पार्टनर करेगा वो बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर। देखो अब ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में मतलब ए बी सी 3 लोग पार्टनर हैं। अब ए ने कुछ किया तो ए जो करेगा है ना सभी भागीदारों पर बाध्य होगा या केवल ए पे होगा? नहीं, ये कलेक्टिव जो हो गया, ए बी सी पार्टनरशिप बनाया तो कलेक्टिव फॉर्म हो गया, तो कोई भी डिसीजन होगा, कुछ भी ऐसा होगा तो वो सारे पार्टनर पे बाइंडिंग होगा, ऐसा नहीं कि जो करेगा उस पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। अगला है द रेशियो इन विच अ पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज। मतलब कहने का क्या है कि भाई अगर हम पार्टनर है, जैसे मान लेते हैं कि ए बी लोग पार्टनर है, सी को आप एंट्री करा रहे हैं, तो सी को एंट्री करा रहे हो तो उसको क्या करोगे, अपना कुछ पार्ट इसको शेयर सरेंडर करोगे तभी वो होगा ना। पहले आपको मान लीजिए आधा आधा लेते थे, तीसरा आ गया तो अगर आप तीनों को बराबर भिराओगे तो 33 लोगे ना। क्लियर? सो उसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम लोगों ने बात की थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो इन विच अ पार्टनर रिसीव्स राइज इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि किसी के रिटायरमेंट से हमने बताया है कि उसकी हो गई कि शेयर राइज हो गई या कोई छोड़ के चला गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें हमने बात किया था कि भाई गेन होती है,
ठीक है, उसमें क्या होता है, गेन होता है। वो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, सो दैट्स अ गेनिंग रेशियो। क्या हुआ कि पहले हमारा ये रेशियो था, अब हमारा ये हो गया, तो हमारे फायदे हो गए हैं। पहले हमें जैसे मान लेते हैं कि 33 मिल रहा है, एक सी भाग गया, ठीक है, तो अब इन दोनों को, अब तो बचा क्या, दो लोग बचे ए बी सी, ठीक है, सी भाग गया, तो सी भाग गया तो क्या हो गया, इसमें पहले 33 मिलते थे, अब 50 मिल जाएंगे, तो वो जो गेन होगी दैट्स अ गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। अब होता क्या है, अब ये रिजर्व्स क्या है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है। जैसे मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो फर्म है ना, सो वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा है ना, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अब ये अभी तक कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स के गए नहीं हैं, है ना, और तो वो जो है सो एक तरह से रिजर्व में रहता है ना, तो ये जनरल रिजर्व के फॉर्म में रहते हैं। तो नया जो पार्टनर आएगा उनको वो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जो हो गया है, जो एक्यूमुलेट हो गया है प्रॉफिट, है ना, तो नया पार्टनर जो आएगा उसको वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से नहीं मिलेगा। क्लियर। सो नया जो पार्टनर आएगा वो उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से नहीं मिलेगा। सो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। तो वो किस रेशियो मिलेगा, आप समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि ए बी का पैसा कुछ जमा हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा ये मान लीजिए कि इसके पूंजी में चला गया ए बी, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस समय हमको सी को एंट्री कराना है तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट लॉस पड़ी हुई है, तो वो प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा, तो वो प्रॉफिट लॉस इनको भी चला जाएगा, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड रेशियो में जो रेशियो है ना। सो बिफोर द रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूट मतलब सी आया तो अब रिकंस्टिट्यूट करेंगे, चलो ठीक है, अब ऐसे ऐसे रेशियो होगा, लेकिन सी के एंट्री से पहले ए और बी में वो पैसे बढ़ जाएंगे जो एक्यूमुलेट होकर रखा है प्रॉफिट। क्लियर। सो वो कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, कि आप पुराने प्रॉफिट लॉस की जो पैसे है, पुराने जो पैसे है वो तो भाई उसको उसी रेशियो में बटेंगे, है ना, कि इन्होंने जो प्रॉफिट कमाई है वो सी आकर के किसी को क्यों देगा वो, है ना। सो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होता है, मतलब पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कौन था ए बी में जो एग्रीमेंट बना था, उसी पे रिकंस्टिट्यूशन के समय में इनको पहले ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल इनके नाम पे। ठीक है, और तब जो है फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा और फिर से नया बनेगा। क्लियर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज डिफरेंस बिटवीन, आसान सा क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस दोनों के बीच में डिफरेंस है बताइए, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के बीच में है ना, कि ओल्ड रेशियो और न्यू है ना। तो सैक्रिफाइस अगर हो रहा है मतलब क्या हुआ कि पहले ज़्यादा था और बाद में कम हुआ, तभी तो सैक्रिफाई हुआ, कि पहले 5 रुपये मिलता था अब 3 रुपये मिला, तो सैक्रिफाइसिंग। सो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस होगा, न्यू ओल्ड के नहीं होगी। अगर न्यू में ज़्यादा हो गया और ओल्ड में कम है तो उसको तो गेनिंग रेशियो बोलेंगे। क्लियर। सो द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और डिफरेंस बिटवीन द, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन गेन कब होगा, जब पहले कम रहेगा अब हो गया 5, तो न्यू में से ओल्ड जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आप समझ गए। अब क्वेश्चन है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, गुडविल क्या होता है आप समझिए, सिंपल सा, कि गुडविल होता क्या है, ठीक है ना। अब ये रिप्यूटेशन, है ना, बेटर कस्टमर सर्विस, लोकेशन ऑफ द फर्म, ये सब पे अफेक्ट होता है। ठीक है, कि कहाँ पे फर्म है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर आप ओपन करने जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जा करके एक प्राइम लोकेशन पे कोई बहुत पहले से है ना, तो उसकी भी तो वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वहीं पे वो बिजनेस खुली हुई है, तो दैट्स अ प्राइम लोकेशन। तो वो भी तो, अगर नया पार्टनर आएगा तो उसको ये भी तो है कि भाई तुम अब अगर यहाँ आओगे तो तुम ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुडविल। सो द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाई, तो सब चीज़ से अफेक्ट करता है, लोकेशन से भी, रेपुटेशन, और बेटर कस्टमर सर्विस देते हो तो उससे भी गुडविल बनती है। सो नन ऑफ द एबव इज द आंसर। अगला है कि प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड टू टोटल एसेट। अब ये जो होता है प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर फंड, है ना, कुल संपत्ति के लिए शेयर धारक के फंड के अनुपात को कहा जाता है ना, टोटल एसेट्स और उसमें शेयर होल्डर का कितना फंड है। ठीक है,
मतलब पूरा जो एसेट्स है कंपनी का, उसमें शेयर होल्डर कितना फंड लगाया हुआ है, दैट्स अ क्या होता है, मालिकाना अनुपात, है ना, प्रोप्राइटरी रेशियो। टोटल एसेट्स हमारा है, टोटल एसेट्स माने इतना क्या है ना, उसमें शेयर होल्डर का कितना पैसा है, तो उसकी जो रेशियो है शेयर होल्डर्स फंड टू टोटल एसेट्स इज प्रोप्राइटरी रेशियो। अब है लिक्विड रेशियो क्या होता है। लिक्विड रेशियो होता क्या है ना। सो लिक्विड रेशियो, ठीक है, सो लिक्विड रेशियो क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि लिक्विड रेशियो जो होता है, जैसे कि द फर्म्स एबिलिटी टू मीट्स करेंट ऑब्लिगेशन, आज के डेट में जो कर्जा है ना, उसकी फर्म की एबिलिटी, फर्म पे कर सकता है कि नहीं शॉर्ट टर्म में, है ना। सो फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, ठीक है। सो फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, है ना, मीट इट्स करेंट ऑब्लिगेशन, अभी जो देना है ना, तो वो उसकी एबिलिटी है कि नहीं, वो कर सकता है कि नहीं, दैट्स अ लिक्विडिटी रेशियो। ये शॉर्ट टर्म में होता है और इसमें दो तरह की होती है ना लिक्विडिटी रेशियो में। एक होता है आपको एसिड, लिक्विडिटी रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, है ना, इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं और इसको करंट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। सो तो क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द, सो लिक्विडिटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। सो द आंसर इज ए एंड बी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, मैंने आपको बताया जनरल रिजर्व क्या होता है ना। तो जब अगर कि नया पार्टनर इंटर कर रहा है, तो जनरल जो रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ होगा, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। सो वो जो पैसा होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो जनरल रिजर्व जो होगा, जनरल रिजर्व मैंने आपको बता दिया है कि जो समटाइम एक फॉर्म जो होता है वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता रहता है, वो उस समय तक कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हुआ रहता है ना। सो वो एक बन जाती है जनरल रिजर्व, है ना। तो नया पार्टनर जो आता है, तो वो जो पहले के प्रॉफिट कमाया है उसमें उसका इंटाइटल नहीं होता है, उसमें उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसका कोई शेयर नहीं होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर रहता है वो उसके आने से पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, और वो उनके किस शेयर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसमें कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। किसके, तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं, सारे पार्टनर मतलब जो नया आ गया उसमें भी नहीं, या नया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो पुराने के अकाउंट में चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और वो उसकी जो रेशियो होगी, वो जो पहले की ओल्ड प्रॉफिट है रेशियो है वही होगी। होप आपको ये समझ में आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन आपकी की हुई है। अब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग डिजिट पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर, इट इज एज्यूम दैट दे विल एक्वायर हिज हर शेयर। क्या बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कि जब कोई रिटायर कर जाएगा या डिजीज कर जाए पार्टनर, है ना, ठीक है, तो उसके बाद उसकी जो शेयर होगी वो कौन लेगा, ठीक है, और ऐसा कुछ बना नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस प्रकार का किया था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, है ना, ऑफ द रिटायरिंग डिजीज मतलब डेथ हो गई, दिस इज पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर, इट इज एज्यूम दैट दे विल एक्वायर हिज हर शेयर। मान लेते हैं कोई रिटायर कर गया, है ना, और अगर कुछ ऐसा बताया नहीं है कि अब ये हो जाएगा, जैसे हमने दो तरह के क्वेश्चन किए थे आज। पहला क्वेश्चन, एक ये किसी क्वेश्चन किया था कि जिसमें एक बंदा रिटायर हो जाता है, सो 5:3:2 के रेशियो में था पहले, और ABC, ठीक है ना, और उसमें एक C रिटायर कर जाता है, तो क्या उसको जो बचे जो प्रॉफिट होगी वो क्या होगी, है ना, जो शेयर होगी, तो ये चला गया, तो इसकी शेयर कैसे बटेगी, तो ये पुराना जो ओल्ड होगा ना उसी पर आ जाएगा। हमने आंसर लिखा था कि सेम। लेकिन अगर ऐसा कुछ बना हुआ है पहले से कि जब ये रिटायर कर जाएगा या जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी जो शेयर है वो इस रेशियो में बटेगी, तब तो आपको जो है सो बांटना पड़ेगा। तभी तो गेनिंग रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर, गेनिंग रेशियो कब पढ़ा था कि आफ्टर 1 पर्सन रिटायर हमारी रेशियो ये हो गई, इसका मतलब कुछ गेन हुआ। लेकिन ये रिटायर होगा और इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इसके रिटायर के बाद इसका शेयर कहाँ जाएगा, तो वो शेयर जो है इसमें जो पुराना ओल्ड रेशियो रहेगा उसी में बढ़ जाएगा। क्लियर, जैसे मान लो
कि अगर इसका शेयर का 10 रुपये, मतलब 10 रुपये हैं, 8 रुपये हैं, तो 8 रुपये इसकी शेयर है, लेट अस एज्यूम, है ना। तो वो 8 रुपये में 5 रुपये इसको मिलेंगे और 3 रुपये इसको मिलेंगे। क्लियर। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बढ़ जाएगा अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। होप आपको समझ में आ गया। इस पर हम क्वेश्चन भी बनाए थे दोनों पे। अगला है कि ऑन रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग या डेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। अगर मान लीजिए कि कोई रिटायर हो जाता, डेथ हो जाती है, तो उसमें उसको क्या कुछ पैसा मिलता है उसके कैपिटल अकाउंट में, है ना, जो रिटायरिंग पर्सन है उसके, बिल्कुल उसको मिलते हैं गुडविल का पैसा, है ना। सो हिजर शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल जो बना है इतने दिनों में वो तो उसका भी होगा ना, कि जब वो कोई एंट्री करता है तो उस समय गुडविल आप देखते हो, तो जब वो डेथ कर गई है, वो रिटायर कर गया, तो उसके कारण भी तो गुडविल बनी होगी, तो उसकी शेयर की जो गुडविल होगी, है ना, वो उसके कारण भी तो कंपनी उस ऊंचाई पे पहुंची है, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा रिटायरमेंट पे। और जनरली आपको एग्रीमेंट में लिखी होती है कि रिटायरमेंट समय कितना पैसा मिलेगा, ये सब, ठीक है। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। अब डिजोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब क्या हुआ, देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब कि लड़ाई कर लिया आपने, है ना, तो इससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 5 पार्टनर है, एक लड़ाई करके अपना पैसा लेके चला गया, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस खत्म नहीं होती है। लेकिन एक होती है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म ही बंद हो गया, बिजनेस ही खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, सो जब बिजनेस खत्म होती है तो उसमें एक बनती है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जब बिजनेस बंद होती है तो बनती है एक रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, वसूली खाता। सो वसूली खाता जो होती है रियलाइजेशन अकाउंट बनती है। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में होता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि भाई जब कंपनी बंद हो गई तो अब क्या होगा कि जितनी इसमें एसेट्स हैं उसकी पूरी वैल्यू करके ये की जाएगी कितने की है, जितनी इनकी लायबिलिटीज़ हैं, है ना, लायबिलिटीज़ है, ये सारी इसमें ये रखी जाएगी, ठीक है। एसेट और जितना भी लायबिलिटी होगा वो अब इसमें, इसके बाद लायबिलिटी जो होगा उसको देने के बाद होगा अकाउंट का सेटलमेंट, ठीक है ना। अब इसमें अकाउंट का होता है सेटलमेंट, समझ में आया। सो एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट में कि प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, पेमेंट, ये क्या कहते हैं, लायबिलिटीज खत्म करने के बाद, ठीक है। और जो प्रॉफिट होगी, है ना, जो फिर पैसा बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जिस भी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात हुई होगी पहले, ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है। सो डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में रखेंगे, है ना। यहाँ से इतना पैसा ओवरड्राफ्ट है, ये क्रेडिट है, ये लायबिलिटी है, ये यहाँ पे ये इसके एसेट्स हैं। अब जब डिजोल्यूशन होती है, जैसे मान लेते हैं कि लॉस हुई किसी कंपनी में, तो लॉस होगा, तो लॉस कहाँ से, अगर मान लीजिए कि डिफिशियंसी कुछ आ गई, तो डिफिशियंसी आएगी तो फिर कहाँ से पे होगा, तो पहले तो अगर प्रॉफिट कहीं पे दिख रहा है हमें, है ना, तो वो पूरा दे देंगे। अब मेरी बात आप समझिए इसमें, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसमें कुछ सामान एसेट्स हैं, प्रॉफिट है, लॉस, सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन लायबिलिटीज़ भी है बहुत सारी। तो अब क्या करेंगे कि जो ये दोनों का देखेंगे और इसमें जो भी पैसा आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा जो बचेगा, है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करने के बाद वो जो कैपिटल होगा वो जो भी पार्टनर होगा उसमें हम लोग दे देंगे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि इसमें तो भाई लॉस हो रहा है, तो अब देने की तो बात ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें से क्या बेचेंगे, ये जो एसेट्स हैं उसमें से अगर लॉस हो रहा है तो पहले क्या बेचना है। सो पहला जो काम होगा वो प्रॉफिट दे देंगे, पहले प्रॉफिट में से। इसके बाद क्या करेंगे, जो पूंजी है ना, पार्टनर की पूंजी है ना, वो उसमें का सारा दे देंगे। और फिर ज़रूरत होगा, ठीक है ना, तो पार्टनरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जिस तरह से था उस तरह से लॉस देंगे। आप समझिए मेरी बात को। मान लीजिए कि जो प्रॉफिट कंपनी की हुई वो पूरा दे दिए, है ना, लायबिलिटी में, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर पार्टनर की जो पूंजी थी वो भी आपने दे दिया, कैपिटल जो भी थी उसमें वो भी दे दिया, फिर भी लॉस है, तो अब वो लॉस कौन उठाएगा, तो जिस शेयर रेशियो में आपने बनाया था एट द ओल्ड में, स्टार्टिंग में, कि इस रेशियो में हम प्रॉफिट लेंगे, उसी रेशियो में आपको लॉस देने पड़ेंगे। अगर आपने सोचा है कि 5 में हम लोग करेंगे, तो अब आप अगर 8 जितने लॉस होंगे उसके फिर 5 भाग वो देगा और 3 भाग वो देगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। और जो बैलेंस होगा मैंने बता दिया, उसको प्रॉफिट मानेंगे, है ना। अगर
मतलब कम होगा तो लॉस मानेंगे, है ना, और उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर प्रॉफिट होगा तो उसको डाल देंगे। ठीक है, किस रेशियो में डालेंगे, अगेन आप समझ गए कि जिसमें प्रॉफिट रेशियो की बात होगी। अब ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लिक्विडिटी रेशियो है। सो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, द फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट, अभी आज आपके जो भी ऑब्लिगेशन है उसकी आप पूरा कर सकते हो कि नहीं, है ना, लेवल है कि नहीं आपका पूरा करने का शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट टर्म में बात होती है। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें होती है, करंट रेशियो होती है और लिक्विडिटी रेशियो होती है। नाउ करंट रेशियो क्या होता है ना, करंट रेशियो होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। आज आपको पता है करंट एसेट लायबिलिटीज क्या होती है कि जो एक साल के अंदर पे करनी है, तो ये शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म में उसी को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, सो ये होता है करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटीज। तो करंट अभी एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज हमारा अभी करंट में कितना है, दैट्स अ करंट रेशियो के टर्म में लिक्विडिटी रेशियो को करते हैं, या क्विक या लिक्विड रेशियो बोलते हैं इसको, क्विक या लिक्विड रेशियो, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इससे पहले क्वेश्चन ने किया था। सो क्विक एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज। नाउ व्हाट इज क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स वो होता है जिसको आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ज़्यादा लिक्विड है। ठीक है, तो ये हो गया क्विक एसेट्स। सॉल्वेंसी आपको बता दिया, वही चीज़ है ना, कि एबिलिटी टू मीट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टुवार्ड स्टेक होल्डर, पर्टिकुलर टुवार्ड्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, एंड द रेशियो कैलकुलेटेड टू मेजर सॉल्वेंसी पोजीशन, उसको सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में अब किसी ने आपको वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, स्टेक होल्डर है, या लॉन्ग टर्म जो लोन है उसको पे कर सकते हो कि नहीं। सो सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए है। ना व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो, ठीक है ना, कि जो बिजनेस है ना, या बिजनेस की जो ऑपरेशन है वो इफिशियंट है कि नहीं, कि वो रिसोर्स जो है उसकी इफिशियंटली यूज कर पा रहा है कि नहीं, है ना, और उससे उसको प्रोडक्शन हो रही कि नहीं। सो इफिशियंसी ऑफ बिजनेस ठीक से कर रहा है नहीं, वो चेक करना जो होता है वो होता है इफिशियंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, ये होता है कि प्रॉफिट जो रेवेन्यू है ना, ठीक है ना, बिजनेस में जितना लगा रहे हैं और उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है। मतलब कोई हो गया कि 100 रुपये लगा करके 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, कोई 100 रुपये लगा करके 30 रुपये हो रहा है, कोई 100 रुपये लगा करके 5 रुपये हो रही है। सो दैट्स इसमें कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हमारा कितना उसमें क्या कहते हैं उसको प्रॉफिट हो रही है, दैट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ठीक है ना, तो ये हो गया आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर, ठीक है, कि कौन सी रेशियो प्राइमरी रिटर्न को मेजर करता है, वापसी। तो वापसी का कौन मेजर करता है, है ना, सो द लिक्विडिटी रेशियो आर प्राइमरी मेजर ऑफ रिटर्न, द एक्टिविटी रेशियो आर प्राइमरी मेजर ऑफ रिटर्न, डेब्ट रेशियो आर प्राइमरी मेजर ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी ओके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर प्राइमरीली मेजर्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो प्राइमरीली मेजर ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, कि रेशियो आर कैलकुलेटेड एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस विच इज द आउटकम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, है ना, कितना अर्न वो कर सकता है, तो उससे पता चल जाता है कि अर्न अगर कर पाएगा तो वो रिटर्न हो सकती है। अब क्या है कि कौन सी एक्टिविटी है ऑफ बिजनेस फॉर्म इज मेजर्ड बाई इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो हमने बताया था आपको शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन में कौन सा होगा, लिक्विडिटी रेशियो, है ना, द लिक्विडिटी रेशियो ऑफ बिजनेस फॉर्म्स इज मेजर्ड बाई इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन उसको लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म होगा तो उसको सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि कौन सी रेशियो आर मेजर्स ऑफ द स्पीड विथ विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश। हम लोग पढ़ा था कि एक्टिविटी रेशियो जो होता है कि मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिविटी होगा। हमने सब पे डिस्कस पहले से कर रखा है। अगला क्वेश्चन है द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी। हमने इसमें बताया था कि टू बेसिक मेजर्स कौन कौन है, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। हमने बताया था कि इसमें इसको हम लोग एसिड रेशियो भी, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था पहले भी। अब क्या है कि कौन सी लिक्विडिटी रेशियो, कौन सी रेशियो है
प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन। अब लॉन्ग रन के लिए हमने बताया था सॉल्वेंसी, और शॉर्ट रन के लिक्विडिटी, है ना, अर्निंग कैपेसिटी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, इफिशियंसी वाली होगी तो एक्टिविटी। मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि व्हाट इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है। जैसे कोई मशीन है, ये हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, तो कोई मशीन है तो वो जैसे यूज होता रहता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप मार्केट से कार खरीद रहे हो या मोबाइल खरीद रहे हो, जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगती है, और जितना होगा, सो नॉर्मल जो डिप्रिसिएशन है वियर एंड टीयर है, ठीक है। और इसके कारण डिप्रिसिएशन इज अ वियर एंड टीयर, एंड इसके कारण होती है लॉस ऑफ एसेट्स, एसेट की लॉस होती है, ठीक है, यूज करने से डिप्रिसिएशन होती है। अब डिप्लेशन, डिप्लेशन क्या होता है, जैसे वाटर की डिप्लेशन हो रही है ना, तो माइंस में हुआ, क्वेरी जो खदान होते हैं उसमें, है ना, सो रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एसेट, जो है वो कम हो रहा है ना, जो है, जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस है, माइनिंग की बिजनेस कर रहा है, और वो ने ना 10 लाख रुपए का कोल खरीद लिया। सो अब जो वैल्यू कोल माइन का है वो डिक्लाइन कर गया, क्योंकि उतना आप एक्सट्रैक्ट कर लिए कोल माइन से, उतना कोल एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो वो हो जाएगा डिप्लेशन, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन और डिप्लेशन में आपको अंतर समझ में आ गया। एक होता है एमोर्टाइजेशन। नाउ व्हाट इज एमोर्टाइजेशन, जैसे मान लेते हैं आपके पास कुछ इंटेंजिबल, जैसे मैंने गुडविल की बात की थी, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कोई फ्रेंचाइजी है ना, उसके नाम पे आप कमा रहे हो, है ना, सो वो जो होता है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है, जैसे कि पेटेंट कितने 20 साल के लिए हुआ, है ना, ठीक है, और मान लेते हैं कि वो पेटेंट 10 साल तक चलने वाला है, 10 साल तक यूजफुल होगा, तो आपको 10 साल तक यूजफुल होगा, तो आज हमने किसी से खरीद लिया अगर, ठीक है, तो किसी चीज़ का पेटेंट है ना, तो पेटेंट हमने खरीद लिया आज। अब वो पेटेंट जो है सो मान लेते हैं कि 10 साल है, चलने वाला है, तो अब हम जो 10 लाख रुपए लगा रहे हैं मान लीजिए खरीदने में, तो वो 10 साल बिजनेस में काम देगा, है ना, तो हम लोग राइट ऑफ 10 साल जो है 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। समझ गए बात को, कि मतलब ये जो हमने पूंजी लगाई है ना, एमोर्टाइजेशन आप समझो चीज़ों को सही से, ये भी डिप्लेट होती है, समय के साथ साथ डिप्लेट होती है। तो पहले साल अगर हम 10 लाख आज ही लगा दिए, 10 साल पहले बाद में क्या होगा, 10 साल तक के लिए हम आज ही इतना पैसा लगा दिए, ठीक है, तो वो हम लोग बिजनेस से राइट ऑफ कर देते हैं उसको, तो वो जो अमाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक है, क्लियर। द प्रोसीड्योर ऑफ फॉर एमोर्टाइजेशन और पीरियोडिक राइट ऑफ ए पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज द सेम एज दैट ऑफ फॉर द डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेस फॉर्म बाइज अ पेटेंट ऑफ फॉर 10 लाख में खरीदता है और एस्टिमेट दैट इट्स यूजफुल लाइफ, और मानता है कि 10 साल तक इसके जो ये नया इन्वेंशन है वो चलेगा, तो वो जो बिजनेस फॉर्म होता है वो 10 लाख, है ना, 10 साल तक वो क्या करेगा, राइट ऑफ करेगा धीरे धीरे। समझ में आ गया, दैट्स अमोर्टाइजेशन। एक होता है ऑब्सोलेसेंस, है ना, ये क्या होता है, जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग एसेट है ना, आउट ऑफ डेट हो गया, जैसे मान लेते हैं कि पहले कुछ और चल रहा था, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, या मशीन से बनने लगा तो और अच्छा बनने लगा, या डिमांड लोगों की चेंज हो जाती है समय के साथ साथ में, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो चीज़ धीरे धीरे आउट ऑफ डेट हो जाता है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, जैसे डीवीडी प्लेयर अब आउट ऑफ डेट हो गई, सो दैट्स ऑब्सोलेट। बहुत सारी जो कपड़े होती हैं उसकी जब फैशन चली जाती है तो ऑब्सोलेट हो जाते हैं, सो ऑब्सोलेंस वो हो गया। तो मुझे लगता है कि सब वैल्यू गिरने वाला ही है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन, ऑप्शन। हमको कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। एवरी फिक्स्ड एसेट लूजेज इट्स वैल्यू ड्यू टू यूज और अदर रीजन। यूज करने से हर फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है ना। दिस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसको क्या बोलते हैं, सो दिस इज द डिप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन तो आपको मनी वाला डिवैल्यूएशन इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप, है ना। अगला है डिप्रिसिएशन चेंजेस अंडर डिमिनिशिंग मेथड। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ डिक्रीज, एवरी ईयर, एवरी डे, है ना, ये डिक्रीज होती है। अगला क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर द डिप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ पे जाती है, ट्रांसफर होती है डिप्रिसिएशन वाली, ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, ठीक है। अगला है प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बाद में कुछ होने वाला है, बैंकिंग में आप पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है, तो अकाउंटिंग में भी प्रोविजन ऐसा है कि जो कंपनियां होती है क्या, कि अपनी प्रॉफिट से कुछ पैसे साइड करके रखती है, कि अगर मान लेते हैं फ्यूचर में ये कुछ होगा, जैसे एसेट की वैल्यू में रिड्यूस हो गया, तो आज हम अगर पैसा कमा रहे हैं तो बाद के लिए वो रखना, तो वो अलग से रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन,
ठीक है। सो प्रॉफिट प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया। प्रोविजन बैंकिंग में आपने पढ़ा होगा कि बैंक करती है प्रोविजन, कि हो सकता है कि कुछ पैसा प्रोविजन करनी है। प्रोविजन क्यों करनी है? कि हो सकता है कि लोन जो है सो बाद में डिफॉल्ट हो जाएगा, ऐसा मान करके जो प्रॉफिट हो रही है उसकी 2% 3% वो साइड करके रखता है। वही अकाउंटिंग में भी होता है, ठीक है ना, कि एसेट है, हम ये मशीन है तो इसकी वैल्यू तो गिरेगी ही धीरे धीरे, ठीक है, तो हम कुछ पैसा प्रॉफिट में से साइड करके रखते हैं, दैट्स अ प्रोविजनिंग। अगला है डिप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है? तो डिप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट से, जिसको टच कर सकते हैं, मशीन है ना, उसी की डिप्रिसिएशन होती है, ठीक है। कैश गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, कोई भी आदमी लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी सामान्य संपत्ति को पूंजी बोला जाता है, पूंजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट। ये हम लोग सब पढ़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा वो सबको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना, उसकी क्यों? उसकी पूरी कंपनी की, पूरी बिजनेस की फाइनेंशियल रिजल्ट को जानने के लिए, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। पढ़ा था हम लोगों ने। अगला है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैटर इज ए सेट ऑफ बुक, है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये पुस्तक नहीं होगा, है ना, लेकिन पुस्तकों के एक सेट में व्यवस्थित, तो हिंदी में अगर इंग्लिश में होता है तो आप इंग्लिश देखा करो। सो द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स, क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? ये बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है, बही खाता पद्धति। द अमाउंट ड्रन बाय ए बिजनेसमैन, अपने खुद के यूज के लिए जो अमाउंट करते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको बोलते हैं ड्राइंग। अब क्या है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बना था और किसने बनाया था? तो आपको मैं बता दूं कि ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनको ऐसा फील हुआ कि इंडिया में जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी है, सबके अपने अलग पॉलिसी और प्रैक्टिस अलग अलग है, तो उसको एक जगह करने के लिए इन्होंने बनाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बनाया था? 21 अप्रैल 1977 को बनाया था। और इनका काम क्या था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा रखना, है ना, जो सब फॉलो करे, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि द ओपनिंग कैपिटल इज 60,000, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको अकाउंट देख करके छोड़ना नहीं है। ड्राइंग RS 55,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग पीरियड 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ कि जब आप बिजनेस खोल रहे हो तो मान लीजिए कि 60,000 रुपये लगाए। अब 60,000 रुपये तो लगाए तो प्लस में हो गया, 60,000 बिजनेस में लगाए। अब कोई पार्टनर होगा या कोई पर्सन होगा, वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, ड्राइंग का मतलब पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा निकालना, तो 5,000 रुपया वो निकाल लेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, अब फिर 10,000 रुपया दे दिया, है ना, 10,000 पूंजी और दे दिया, ठीक है। अब ये लास्ट में इनको बचता है क्या? पूंजी 90,000। तो पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया। तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि आप देखो 70,000 रुपये इसने क्या पूंजी लगाया, लेकिन 70,000 में से 5,000 तो निकाल लिया था इन्होंने, ड्राइंग हो गया था, है ना, ड्राइंग जो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कोई जो पार्टनर निकालता है। तो अब ये हो गया 65,000, ठीक है। और 65,000 रुपया जब बाद में इसको क्लोज करता है अकाउंट तो देखता है कि 90,000 है, मतलब जो भी बिजनेस किया होगा तो उसमें तो कुछ काम कर रहे होंगे ना, तो वो 90,000, तो बोल रहा है प्रॉफिट कितना होगा, तो बिल्कुल 25,000। 65,000 इन्होंने कैपिटल लगाई थी, ठीक है, ये 5,000 तो निकाल लिया तो ये तो हटा दिए, तो 65,000 कैपिटल लगी थी और 90,000 ये अगर 5,000 बिजनेस के काम के लिए करता तब तो वो कैपिटल में रहता, बट ये खुद के पर्सनल यूज करने के निकाला था। सो 90,000 माइनस 65,000 विच इज 25,000 इज द आंसर। अब क्या है, लायबिलिटीज एंड एसेट अमाउंट्स टू ₹50,000 एंड 78,000, तो द डिफरेंस अमाउंट क्या करेगा, समझिए। अब इसमें क्या होता है, लायबिलिटीज एंड एसेट, लायबिलिटीज कितनी है 50,000, ठीक है, एसेट कितने की है 78,000 की, तो अब जो बचेगा वो क्या होगा 28,000, क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ये होगा कैपिटल। लायबिलिटीज और एसेट्स का डिफरेंस जो होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कैपिटल, अब उसी को घुमा के पूछा है ना। अगला है इफ ओपनिंग कैपिटल इज ₹0, मतलब कि बिना पूंजी का बिजनेस शुरू किया है ना, और क्लोजिंग कैपिटल 5,000, और जो बंद हुआ तो वो 5,000 रुपये हो गया, है ना, आपने कुछ पढ़ाना शुरू किया, कुछ भी किया। सो ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरू में आपको पैसे नहीं लगे थे, लेकिन जब काम बंद कर रहे हो तो आपके पास 5,000 रुपये है,
तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ, है ना। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का प्रॉफिट हुआ। 0 था उससे 5,000 हो गया। इफ़ ए पर्सन फेल्स टू पे हिज डेट सच एन अमाउंट इज कंसिडर्ड। अगर मान लीजिए कोई आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कल हम लोग बात कर चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ज का भुगतान करने में विफल रहता है तो ऐसी राशि को माना जाता है बैड डेब्ट, और वो पैसा मिल जाता है तो बैड डेब्ट रिकवर्ड होता है। देखो इसमें तीन सब सारे टर्म जानो। बैड डेब्ट हो गया कि अगर पर्सन पैसा नहीं, पर्सन फेल्स टू पे हिज डेट, तो अपना कर्जा दे नहीं पा रहा है तो बैड डेब्ट में चला गया। लेकिन वो पैसा फिर दे देता है कुछ दिन के बाद, मान लेते हैं, तो बैंक बैड डेब्ट में डाल दी, वो दे दिया तो उसको बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन होती है। प्रोविजनिंग मैंने बताया था कि भाई लोन जो है सो ये कि हमारे चांसेज है कि लोन बुड़ जाएगी, तो हम अपने प्रॉफिट से क्या करेंगे? कुछ पैसा रखेंगे, दैट्स अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट के लिए प्रोविजनिंग उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिकवर्ड। अब डिवेंचर आपको पता है ना। डिवेंचर जो होता है एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है ना, जिससे कंपनी मतलब शेयर नहीं निकालती है, अपनी इक्विटी को नहीं घटाना चाहती है, और वो पेपर देती है कि चलो ठीक है भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको प्रिंसिपल दे देंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, है ना, या आपको हम, है ना, इंटरेस्ट पे करेंगे फिक्स रेट पे, हाफ ईयरली फिक्स डेट पे, तो दैट्स अ डिवेंचर। तो डिवेंचर जैसे मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट हो गया, बंद हो रहा है, तो सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? ठीक है, तो सबसे पहले पैसा मिलता है डिवेंचर वाले को। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो बहुत सारे लोगों का पैसा है, तो सबसे पहला बैंक का भी है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, लोगों का है, ठीक है ना। तो वो पैसा सबसे पहले किसको मिलता है? सबसे पहले जो पैसा दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? जो डिवेंचर का होते हैं उनको दिया जाता है। सॉरी, डिवेंचर जिनका रहता है उनको सबसे पहले, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? डिवेंचर वाले को, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है तो हम लोग का वो कंप्लीट हो गया। 12th का जितने भी हम लोग को करने थे वो कर लिए। अब अगर हमें कुछ भी टॉपिक ऐसा लगेगा जो इंपॉर्टेंट है तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा या PDF में दे दूंगा, है ना। बट इतने को आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार आप देखिए वीडियो को। अगर आपको दिक्कत है, और भी दिक्कत है तो आप पूछिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगर कहीं एरर होगा तो भी मैं आपको उसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एक ये इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, इस पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सारी डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। तो चीज़ें क्या है कि बहुत कुछ मैसेज आए थे मुझे कि इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये दे रहा है, ये सॉल्वेज। तो मैं सोचा कि इसको आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल लॉज में गिरी अप्रोच और महात्मा गांधी वाले में लोग कंफ्यूज है। मैंने क्वेश्चन आज पूछे भी थे टेलीग्राम पे कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। इसके बाद लोग जो है इस पर भी हैं। इसके बाद एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाली क्वेश्चन है, उस पर भी लोग कन्फ्यूजन है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है एडजुडिकेटरी बॉडी है ना, तो उस पर भी है। पहली बात तो ये है कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको जो UPSC के आंसर की है उसने जो दिया है वही लास्ट में सबसे सही होता है। पर मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ कि इज़ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम। पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस का क्या डेबिट और क्रेडिट सेम होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? यस या नो? ना ही आप यस बोल सकते हो, ना ही नो बोल सकते हो। यस क्यों नहीं बोल सकते हो कि भाई एरर होगा तो कैसे हो सकता है? नो क्यों नहीं बोल सकते हो? नो भी नहीं बोल सकते हो आप। क्यों नो नहीं बोल सकते हो? कि भाई हो सकता है कि बराबर हो। डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो होगा बराबर भी हो सकता है, 2 बार गलती करके भी बराबर होगा। तो ना ही यस बोल सकते, नो। तो यस ऑलवेज वाला लाइन तो पहले ही कट गया, तो इसका ये होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है? नो बिकॉज इट इज नॉट अ बैलेंस शीट। ये तो आपको लग रहा होगा कि ये कोई रीजन नहीं है कि बैलेंस शीट नहीं है इसलिए डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस में ऐसा तो होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट का इक्वल हो, है ना, होना चाहिए। पर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी उसमें कि एरर भी होती है। तो एक होती है 1 साइडेड एरर, तो सस्पेंड अकाउंट में जो लिखते हैं, और एक होती है 2 साइडेड एरर, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा समझ के रखना कि बेस्ट सुटेबल ऑप्शन पूछता है UPSC, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही बताता है, कभी कभी गलत भी ऑप्शन दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं। 1 साइडेड एरर होता है और 2 साइडेड एरर होता है। तो अगर 1 साइड एरर होगा
तब तो पक्की बात है कि उसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टू साइड एरर होगा तब भी हो सकता है कि डेबिट क्रेडिट मिलने के बाद भी उसमें एरर हो। ठीक है, क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि टू साइड एरर होने के बाद भी दोनों मिले नहीं। अगर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इसमें 1000 है, ठीक है ना, इसमें भी 1000 है, लेकिन इसमें दोनों में गलत है। या ऐसा भी हो सकता है दोनों में डेबिट है, क्रेडिट है, ये 1000 है और ये 800 है, तो ये एक्चुअली होना चाहिए 900 और ये 900, मतलब दोनों तरफ गलत भी हो सकता है। यही तो था ट्रायल बैलेंस का और ट्रायल बैलेंस का एरर। अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर, तो अगर यस ऑलवेज बोलेंगे वो भी नहीं होगा, नो ऑलवेज बोलेंगे वो भी नहीं होगा। अब एक ऑप्शन ये है, यस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड एट द ईयर ऑफ, हाँ सिवाय जहाँ शेष परीक्षण वर्ष के अंत में निकाला जाए। मतलब वर्ष के अंत में निकालेंगे अगर, तो ट्रायल बैलेंस का जो है तो डेबिट और क्रेडिट साथ सेम हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। ये तो एकदम गलत बात है। यस एक्सेप्ट वेयर मतलब हर जगह ट्रायल बैलेंस का सेम होता है, आप लास्ट में निकालते हो तो सेम नहीं होता है। आपको लग रहा है ये कि लॉजिकल है ये कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमेशा सेम होता है, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस एक्सेप्ट अगर साल के लास्ट में करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो आपको है ही नहीं, ठीक है ना, कि ठीक है समझ में आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बेसिकली अगर आप देखो तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बट अगर बेस्ट सुटेबल ऑप्शन की बात करो, सो इज द टोटल एंड डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ टोटल, तो नो लिख रहे हो तो आप लिखो कि हाँ नहीं भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी देर आर सम टाइम गुड रीजन वाई डिफर, क्यों डिफर होता है उसके रीजन होते हैं, कभी कभी उनके भिन्न होने का पर्याप्त कारण होता है। तो ये आपको बेस्ट सुटेबल आंसर है सीधे, ठीक है। नो लिखा है बट नो का कारण बताया है कि कुछ कारण से नो होता है, इसने ये नहीं लिखा कि यस होता ही नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। इस पर बहुत क्वेरी आ रही है, यूपीएससी ने आंसर की दी है और आप किसी भी तरह से BCD तो कर ही नहीं सकते हो, तो आपको जब भी करना होगा तो यही करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई कैन से, है ना। और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मैंने 4 क्वेश्चन आज डाले थे जिसमें लोग कन्फ्यूज थे। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाले में कन्फ्यूज है ना। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गवर्नमेंट जो बनाती है वो बनाती है इंक्वायर करने के लिए, वो एडजुडिकेटरी बॉडी तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। वो फैसला क्यों देगा, वो जजमेंट क्यों देगा, उसका काम ही नहीं, उसकी इंक्वायरी करने की काम है, जजमेंट नहीं। जजमेंट तो ट्रिब्यूनल देगा, लेबर कोर्ट देगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देगा, है ना, नेशनल ट्रिब्यूनल देगा, ठीक है। वो यूपीएससी के आंसर है, ठीक है। एक है आपको जो गिरी अप्रोच वाला और महात्मा गांधी में, गिरी जो है देखो ये दोनों बात कर रहे हैं कि भाई आउटसाइड द कोर्ट ऑफ वॉलंटरी सेटलमेंट करो, ठीक है। गिरी मेनली फोकस कर रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव नेगोशिएशन पे। लेकिन अगर वॉलंटरी सेटलमेंट आपको दे रहा है ठीक है ना, और वहाँ पे अगर आपको गिरी ऑप्शन है और महात्मा गांधी नहीं है, तो आप उसको कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव नेगोशिएशन इज ऑल्सो वॉलंटरी सेटलमेंट। आप चाहोगे तभी तो करोगे। रेस्ट इतना नहीं सोचना है, एक क्वेश्चन के लिए उतना माथा नहीं लगाना है। समझो कलेक्टिव नेगोशिएशन रहे तो गिरी को लगा के आओ, वॉलंटरी सेटलमेंट हो तो महात्मा गांधी को लगा के आओ, ठीक है। दोनों ऑप्शन रहेगा तब भी महात्मा गांधी को लगाओगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। तो ये आपकी जो अकाउंट सेक्शन का लास्ट क्लास है। अब ये पहला क्वेश्चन तो आप लोग ये पूछते हो कि इज दिस एनफ, एनफ करके कुछ नहीं होता इस दुनिया में। मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन आपसे करा लूँ जो आपको समझ में आए। मैं बड़ा सा क्वेश्चन लेके बैठ जाऊँ 1 घंटे में सॉल्व करूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं 2 महीने तक आपको सिर्फ यही पढ़ाऊँ तब भी अकाउंट ख़त्म नहीं होगा। अकाउंट इतना आसान है नहीं, और जो साइंस और आर्ट वाले उनको तो लेजर, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी समझते समझते में कौन सा लेफ्ट होता है कौन सा राइट में ही टाइम खत्म हो जाता है। मैंने इक्विटी शेयर वगैरह नहीं किए हैं क्योंकि इक्विटी शेयर वगैरह पे हम क्वेश्चन कर लेंगे इकोनॉमिक्स में, इसलिए इसमें कवर नहीं किए हैं। और आज तक क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, 11th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं तो हमने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और आप ये मत देखो कि नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट किए हैं, क्योंकि आपके एट द एंड ऑफ द डे आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। और ये गारंटी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार मेरे पास मैसेज आता है कि क्या ये एनफ है, एनफ करके कुछ नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन जैसे एपीएफसी में पूछा था, 3 क्वेश्चन ऐसा पूछ दे जो 3 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने। बट मेरा ये कहना है कि उस 3 क्वेश्चन के कारण आप बाकी चीज़ों को क्यों छोड़ रहे हो, और उस 3 क्वेश्चन को समझाने के लिए अगर मैं 5 दिन लगा दूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको। वो 3 क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो ना। एपीएफसी 2016 वाली पेपर में जो 3 क्वेश्चन पूछे थे
वो अकाउंट्स वाले ही बना पाएंगे। मेरे को तो लगता है अकाउंट्स वाले भी तीनों में से कहीं एक नहीं बना होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। और जो ईपीएफओ में पूछते हैं वो ईपीएफओ में आसान पूछते हैं, और अगर टफ होगा तो सबके लिए होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल डच क्या है, देखो बहुत बिग है। आप जा करके labor.gov.in पे देखो, उनकी एक्ट 100 पेज की है। अब आप पूछते हो कि एनफ है, एनफ नहीं है, बट हम लोग बेसिक जो होता है वो करो। आप बेसिक क्या होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी, तो वो आपको किसी भी एग्जाम में करना पड़ेगा। आप कोई हिस्ट्री कर रहे हो, पॉलिटी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, एनसीईआरटी साइंस कर रहे हो, अब तो 12वीं से पूछते हैं। सीएपी इसमें सीएपीएफ के पेपर में ट्वेल्थ से एक पूछा था हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन, हाइड्रोजनेशन के बारे में। अल्कीन का हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट होता है, निकेल होता है, और वो पूछा था एनसीईआरटी से। तो अब तो 12वीं पे चले गए वो। मतलब एनसीईआरटी आपको करनी ही है 12th तक की, ठीक है ना। सो हम लोगों ने कोशिश किया कि 11th की एनसीईआरटी करें, 12th की एनसीईआरटी करें, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन को देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट भी इतना, मैंने जितनी पढ़ाई है उतना आप एटलीस्ट उतना तो ज़रूर करके जाना। आपके पास टाइम है, बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई करते हैं, जिनको रियल में अकाउंट्स आती है ऐसा लगता है, या वो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई नहीं। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जितना कर रहे हैं उतना करो, ठीक है। और ये लास्ट टाइम है, सो टुडे इज़ द कोट ऑफ द डे। सो डोंट गिव अप, ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ सून एंड देन यू विल बी ग्लैड यू डिडंट क्विट। अगर आप छोड़ देते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं, तो ये सबके साथ होता है जब आप, है ना। तो गिव अप नहीं करनी है, लास्ट टाइम है, आप पढ़ते रहो। इसीलिए रिवीजन प्रोग्राम है, रिवीजन प्रोग्राम में आपके 1-1.5 घंटे लगती हैं। इसीलिए मैं इसको बहुत बड़ा लेक्चर नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो इसमें 3-3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कराते रहूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फर्जी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। एनसीईआरटी का कराया हूँ, जेन्यून कराया हूँ, जो भी एनसीईआरटी में था, और जो भी कराया हूँ उसके कॉन्सेप्ट समझा के किया हूँ। जहाँ भी लगा है मुझे कि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है, चाहे ये टफ़ है, नहीं समझ में आएगा, उसको मैंने छोड़ दिया है। दैट्स इनफ। जो लोग नए हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। तो आज अगर आप नहीं छोड़ते हो, हार्डवर्क करते हो, तो आपको बहुत जल्दी उसका फ़ायदा मिलेगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि वो अच्छा किए थे कि नहीं छोड़े थे, ठीक है ना। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडे। और आपको पीडीएफ मिल ही जा रही है ना। आप लेबर लॉ में मैंने कहा था कि 9 लेबर लॉ हैं, वो आप देख लो। कोड ऑन वेजेज लोग बोल रहे हैं, कोड ऑन वेजेज, कोड ऑन वेजेज, कोड ऑन वेजेज से आप देख लीजिए कि 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो ईपीएफओ की पेपर हुई थी, सॉरी यूपीएससी ईपीएफओ की पेपर ली थी, वहाँ पे मिनिमम वेजेज एक्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि मिनिमम वेजेज एक्ट तो सब्ज्यूम था कोड ऑन वेजेज में। तो क्यों नहीं कोड ऑन वेजेज पूछा? क्योंकि अभी पूरी तरह से वो लागू नहीं है। तो उसको पढ़ के फिर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड की थी। और दूसरी बात है कि कोड ऑन वेजेज जस्ट कंबाइंड किया है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि 4 लॉ को कंबाइंड कर दिया, इक्वल रिम्यूनरेशन को, पेमेंट ऑफ वेजेज को, मिनिमम वेजेज को, है ना, ये सबको कंबाइंड किया गया है 4 वेजेज एक्ट को। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके बाद लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन की मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, किसको कैसे तैयारी करें, कैसे करें। तो आप डिस्कशन ग्रुप में करते हो मैसेज, तो हो सकता है मैं बहुत सारा देख नहीं पाता हूँ। इसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइव चैट में भी मैंने पिन किए हैं। आप वहाँ पे मैसेज, वहाँ पे लिखो जो भी लिखना है, ठीक है ना। उसमें आप मेल आईडी आपको देना है, दो, नहीं देना है नहीं दो, कोई इशू नहीं है। अगर उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, नहीं दे, आप नेम दो, है ना। और आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड, वो आप वहाँ करो। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ़ अगर जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे लगेगी तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एंड देन फिर हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। पूरी चीज़ें आप लिखें कि आपको क्या दिक्कत है ना, ठीक है। उसमें आप ये मत लिखिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप लिखिए कि आपको क्या समस्या हो रही है, साइंस में क्या दिक्कत है ना, आप पढ़ नहीं पा रहे हो या कुछ भी ऐसा हो तो वो मैंने गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया है। सफिशिएंट नंबर ऑफ़ पीपल अगर उसमें कुछ क्वेरी करते हैं तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके फिर मैं आपको उस पर हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डिस्कशन वाले ग्रुप में हम आंसर नहीं दे पाते हैं, और देयर लॉट्स ऑफ पीपल जो डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो आप उस पर लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँ। और उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन नंबर, और इसकी आप कोई ऑप्शनल है, आप दो ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेम होना चाहिए, नेम आपकी जो होगी, नेम वो ओरिजिनल नेम देना, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी नाम दे दिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है,
ठीक है, तो वहाँ से हो जाएगा। और ठीक है, फिर अकाउंट्स का आप रखते हैं। और फिर जो मैंने पोल की थी, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट इशू कराने हैं। डेवलपमेंट इशू में क्या है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट किया है, जो हेल्थ सेक्टर में क्या है डेवलपमेंट इशू, ये सब चीज़ें आपको करनी है ना। तो वो सब करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो कल से जो हम चेक करेंगे, मतलब 7th 8th और 9th इस जो जून को, और 10th 11th 12th, ये पूरी आपको लगभग करंट ही की चीज़ें चलेगी। जैसे 7th 8th 9th को हम लोग सोशल सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो सोशल सिक्योरिटी में जितनी भी स्कीम है, जिस सोशल सिक्योरिटी वाले, लगभग स्कीम आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद उसमें पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो कवर हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन में जो भी होंगी कवर हो जाएगी। इंश्योरेंस भी हो जाएगी कवर, ठीक है ना। इसके बाद आपको 7-10 फिर इसके बाद इसमें करंट अफेयर्स के हम लोग सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, है ना। फिर आप पूछोगे कि भाई क्या ये एनफ है। यूपीएससी 3 साल पहले का पूछता है, मैं तो 1 साल का पहले का कराने का सोच रहा हूँ। 1 साल का 3 साल पहले का पूछ देता है, तो वो कुछ कह नहीं सकते कि सफिशिएंट करके कुछ नहीं होता, बट मिनिमम आपको इतनी करनी है। दिस इज़ फॉर रिवीजन पर्पस। इसके बाद तो करंट की जो है वीडियो आ ही रही है, कल से कंटिन्यूसली करंट पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। 6 दिन तक करंट्स के ही चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी भी होगी तो उसमें बहुत सारे करंट के हैं इशू, ठीक है। पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें भी आपको जो इंश्योरेंस, डेवलपमेंट इशू, ये सब जो है सो तो 12 तारीख तक यही चलने वाला है कल से, है ना। तो आप करंट इशू और इसके लिए नहीं सोचें। और उसमें बाकी जो है, जो मैथ्स की आ रही स्टैटिस्टिक की, तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।